हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट आर मेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था वो हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले। स्टूडेंट्स, जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट होने के लिए इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आया 2014 में, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अगर कोई भी नया लॉ बनता है तो उस केस में कोई भी एक्ट बनता है तो उसका एक प्रोसीजर है। पहले उसके रिलेटेड जो बिल है वो आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेस है, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। उसमें कुछ मेंबर्स है, वो हाउसेस में इन बिल्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, और जो भी मेंबर्स है वो मेंबर क्या करेंगे, इस बिल के रिलेटेड वोट करेंगे कि एक्चुअली में ये एक्ट इंडिया में बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। और अगर ये जो बिल है वो मेजोरिटी वोट में पास हो जाता है, मेजोरिटी मेंबर ये चाहते कि ये एक्ट बनना चाहिए, तो वो बिल को पास होना पड़ेगा। अब मेजोरिटी वोटिंग के साथ अगर ये बिल पास हो जाता है बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा में, उसके बाद ये बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। ओके, और जो प्रेसिडेंट है अगर इसमें सिग्नेचर कर लेते हैं तो वो एक लॉ बन जाएगा, यानी कि एक्ट बन जाएगा। ओके, तो इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने 122 अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। अब ये जो बिल है इसको एक्ट बनने के लिए एक्चुअली 2 साल लगे। सो ये जो बिल है वो एक्ट कब बना सर? अगस्त 2016 में जाकर ये बिल पास हुआ और ये एक्ट बन गया। ओके, जीएसटी आने से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100 टाइम अमेंडमेंट हो चुका था ऑलरेडी। 100 बार इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट हो चुका था। जीएसटी के लिए 101 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। ओके, और उसका क्या चेंजेस आया, क्या इफेक्ट आया, वो हम अब देखेंगे। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो पहला पॉइंट आया वो ये आया कि कंकरेंट पावर दिया गया पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेचर को टू मेक लॉज गवर्निंग टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो 110 अमेंडमेंट हुआ उसमें सबसे पहला जो चेंज किया गया वो ये किया गया कि गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड जो टैक्स है उसको कलेक्ट करने के लिए या फिर उसकी रिलेटेड जो लॉ है वो दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं। पार्लियामेंट में पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जो एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ये बनाइए, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसका नाम रखा गया सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसके रिलेटेड जो एक्ट है, उसके रिलेटेड जो लॉ है वो कौन बना सकता है? पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। ओके, और जो भी स्टेट्स बचे उन स्टेट्स को भी पावर दिया गया कि आप अपने स्टेट के लिए सेपरेट लॉ बनाइए। तो उनके लिए एक स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ या फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बनाने के लिए भी पावर दिया गया, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उनकी स्टेट में सेल होता है उसके ऊपर एसजीएसटी ले सकते हैं, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अब ये जो पावर मिला इसका फायदा क्या हुआ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि अगर कोई भी स्टेट में, मैं अगर उड़ीसा का बात करूं तो उड़ीसा में अगर कोई भी एक बंदा उड़ीसा के अंदर ही कुछ भी प्रोडक्ट सेल करता है, कुछ भी गुड्स या फिर सर्विस सेल करता है, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीजीएसटी एप्लीकेबल करेगा, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो कलेक्ट करेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट करेगा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट सीजीएसटी कलेक्ट करेगा, एसजीएसटी कलेक्ट करेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीजीएसटी कलेक्ट करेगा। सर, यूनियन टेरिटोरीज भी तो इंडिया में है, उनको छोड़ दिया क्या? नहीं, यूनियन टेरिटोरीज की भी, यूनियन जो टेरिटोरीज है उनको भी पावर दिया गया कि आप अपने लिए भी एक्ट बना सकते हैं, यूटीजीएसटी एक्ट। ठीक है, उनके लिए भी एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, यूटीजीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। उनको बोला गया कि आप भी अपनी एरिया में जो भी सेल वगैरह होता है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और उस टैक्स का क्या नाम रहेगा? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, सो ये पावर, पहला पॉइंट दिया गया बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप अपने स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं, और पार्लियामेंट को दिया गया आप पूरे सेंटर के लिए, पूरी इंडिया के लिए लॉ बना सकते हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आया, दूसरा जो अमेंडमेंट किया गया वो ये किया गया कि अगर कोई भी पर्सन इंट्रास्टेट सप्लाई करता है, यानी कि
अगर कोई दिल्ली का एक पर्सन है, वो उड़ीसा के किसी पर्सन को गुड्स सेल करता है, तो उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा सर? एक नया टैक्स एप्लीकेबल होगा, दैट इज IGST, और इससे बोला गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अगर कोई दिल्ली का पर्सन उड़ीसा के और एक स्टेट के किसी भी पर्सन को गुड्स सेल करता है, तो उस केस में CGST और SGST एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा? IGST एप्लीकेबल होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अब ये जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, वो कलेक्ट कौन करेगा सर? वो कलेक्ट करेगा एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैक्स इंपोज करेगा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके बाद आफ्टर कलेक्शन वो क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट 50% लेगा और स्टेट गवर्नमेंट को 50% दे देगा, यानी कि दोनों इक्वली बांट कर ये जो टैक्स है इसको इक्वली डिवाइड करके ले लेंगे। बट सर यहाँ पे तो दो स्टेट है, एक दिल्ली है, एक उड़ीसा है। किस स्टेट को एक्चुअली ये जो 50% है वो किस स्टेट को मिलेगा? एंड द आंसर इज उड़ीसा के स्टेट को मिलेगा। जो भी कंज्यूमर स्टेट है, जिस स्टेट का जो पर्सन है, उसने जो भी बायर है उस स्टेट को मिलेगा, बाइंग स्टेट को मिलेगा ये जो टैक्स है। ओके, सो IGST एप्लीकेबल होगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको डिवाइड कर लेगा 50-50, खुद अपने पास 50% रखेगा, और जो भी कंज्यूमर स्टेट है, जिस स्टेट को गुड्स बेचा गया है उस स्टेट को 50% दे देगा। ठीक है, सो ये हुआ दूसरा अमेंडमेंट। उसके बाद तीसरा जो अमेंडमेंट हुआ वो ये हुआ, GST सारे प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि GST जो है वो सारे प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन एक प्रोडक्ट को छोड़ के, दैट इज अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ओके, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी जो जितने भी प्रोडक्ट बचे उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। ओके, उसके बाद और एक अमेंडमेंट किया गया, और एक अमेंडमेंट ये हुआ कि कुछ प्रोडक्ट है जिनके ऊपर GST कभी ना कभी तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन अब तक फिलहाल अभी तक गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है और उसको GST की जो प्रीव्यू है उससे बाहर रखा है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर GST एप्लीकेबल हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाया गया है कि इन प्रोडक्ट के ऊपर GST एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इनके ऊपर GST अप्लाई नहीं किया है। ओके, सो सर कौन से ये प्रोडक्ट है? पहला प्रोडक्ट है पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा प्रोडक्ट है हाई स्पीड डीजल यानी कि डीजल, तीसरा प्रोडक्ट है मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, फोर्थ वाला जो प्रोडक्ट है वो है नेचुरल गैस, एंड फिफ्थ वाला प्रोडक्ट है एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि एरोप्लेन वगैरह में यूज होता है। ओके, सो पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये जो प्रोडक्ट्स है इनके ऊपर अभी फिलहाल GST एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सर इनके ऊपर अभी क्या अप्लाई हो रहा है? आंसर इज, इनके ऊपर जो पुराने लॉस थे, यानी कि जो पुराने टैक्स था, VAT, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सारे अप्लाई हो रहे हैं। सर्विस टैक्स तो नहीं, मतलब क्योंकि ये गुड्स है तो एक्साइज ड्यूटी, VAT एंड द अदर टैक्सेस है वो अप्लाई हो रहे हैं। ओके, अभी फिलहाल इन्हें बाहर रखा गया है GST से, लेकिन कभी जब GST काउंसिल यानी कि जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि इनके ऊपर GST अप्लाई होना चाहिए तो इसके ऊपर GST अप्लाई होगा। ओके, उसके बाद जो अमेंडमेंट किया गया वो ये किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट ऐसा रखा कि इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एंड जो VAT है वो अभी भी अप्लाई होगा। एंड द आंसर, और वो प्रोडक्ट जो है वो है तंबाकू एंड तंबाकू सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, तंबाकू एंड तंबाकू सब्सटीट्यूट्स जो है, तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनके ऊपर GST भी अप्लाई होता है, प्लस एक्साइज ड्यूटी भी अप्लाई होता है, प्लस VAT भी अप्लाई होता है। इसीलिए जो तंबाकू आइटम्स है, जो सिगरेट्स है, पान मसाला है, इनकी जो प्राइस है वो बहुत बढ़ रहा है। एक्चुअली इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेता है, इसी वजह से इनकी जो प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक्चुअली में हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है, तो इनके ऊपर GST भी एप्लीकेबल होगा, प्लस एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल होगा, प्लस VAT भी एप्लीकेबल होगा। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद अपने पास पावर रखा है कि इनके ऊपर वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर सकता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर VAT भी कलेक्ट करता है, और GST ऐसे भी इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इनके ऊपर सारे टैक्स एक टाइम पे लगता है। ओके, उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ,
प्रेसिडेंट को पावर मिला, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको पावर मिला है कि वो एक ऐसा बॉडी बना सकते हैं, ऐसा एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को लेके एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, एक बॉडी बना सकते हैं जो कि गवर्नमेंट को टाइमली हेल्प करेगा जीएसटी को सक्सेसफुली इंडिया में इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। और उस बॉडी का नाम है जीएसटी काउंसिल, ओके। जैसे ही इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो जो इंडिया की प्रेसिडेंट है उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पर्सन को लेके, जो सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर है और जो डिफरेंट स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको लेके एक काउंसिल बनाया जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। इस काउंसिल का सर काम क्या है, इस काउंसिल का मेन पर्पस क्या है बनाने का? इसकी जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये काउंसिल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करेगा जीएसटी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज, जीएसटी को अच्छी तरीके से इंडिया में इंप्लीमेंट करने में। इसकी जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अप्लाई करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या एग्जेम्पशंस नोटिस वगैरह गवर्नमेंट को लाना चाहिए टाइम टू टाइम, ये जीएसटी काउंसिल चेक करेगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स जो अमेंडमेंट हुए थे, मेजर अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी को इंडिया में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 101 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया था और बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जो चेंजेस हमने इस क्लास में डिसाइड किया, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।